हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डबल सैम्पलिंग, जिसको हम टू फेज सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सैम्पलिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसी है कि जैसे हम और बाकी सब जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ते हैं, उसमें बस एक ही फेज़ में हम सैम्पलिंग करते हैं, एक ही बार हम सैम्पलिंग करते हैं। लेकिन इस फेज़ में हम इस वाली सैम्पलिंग में हम एक बार में सैम्पलिंग नहीं करते हैं, बल्कि 2 बार में हम सैम्पलिंग करते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि टू फेज़ सैम्पलिंग है। तो ऐसा हुआ क्या कि भई हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई। देखिए होता क्या है कि रेशो मेथड जो हमने पढ़ा है होगा, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं वीडियो। और रेशो मेथड ऑफ एस्टिमेशन और प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, अगर ये नॉलेज आपको ऑक्सिलरी वेरिएबल के बारे में हमें चाहिए रहती है। इन मेथड्स में हमें ऑक्सिलरी वेरिएबल की यानी कि एक्स बार की हमें नॉलेज चाहिए रहती है, अदरवाइज़ ये हम इसके बारे में काम नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो हम इसको पता लगा सकते हैं। पता कैसे लगाएंगे? हम सैंपल इकट्ठे करेंगे। ऑक्सिलरी वेरिएबल से मतलब ये है, हमें कोई भी सैम्पलिंग करने से पहले हमें कुछ ऐसी जानकारी पहले से पता होनी चाहिए, जिससे हम उस जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसकी डेटा की मदद से हम अपने जो भी स्टडी को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी सैंपल करना चाह रहे हैं और मेरे पास अभी स्टडी का एक टॉपिक है, और स्टडी का टॉपिक अभी मान लीजिए कुछ भी है, तो उस स्टडी के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको मैं इकट्ठा करूँगा कहीं से, या तो अगर होगा कहीं पे वेबसाइट वगैरह पे तो मैं काम चला लूँगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा मैं? तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी सैम्पलिंग करना पड़ेगी, मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए मुझे हो सकता है सर्वे करना पड़े, और सर्वे करने से फिर एक दूसरा स्टेज बन जाएगा। पहला तो सर्वे का स्टेज हो गया हमारा, जिससे हमने सैम्पलिंग करी, और दूसरा स्टेज हो गया हमारा जब हम इसके ऊपर स्टडी के ऊपर फिर से हम सैम्पलिंग करेंगे। 2 स्टेज हो गए इस तरीके से। तो होता क्या है, अब यहाँ पर कैसे आप कलेक्ट करोगे? टू फेज़ मेथड, यहाँ पे टू फेज़ मेथड में हम बात कर रहे हैं। टू फेज़ मेथड, तो टू फेज़ मेथड से मतलब ये है कि पहले आपको ऑक्सिलरी वेरिएबल पर आपको ऑक्सिलरी की स्पेलिंग ये है, ऑक्सिलरी वेरिएबल पर, यानी कि हमें कोई ऐसा डेटा जो स्टडी से रिलेटेड डेटा हो उसको इकट्ठा करना होता है। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम जो हैं डायरेक्ट सैंपल उठाएं, और देखिए सबसे पहले तो इस मेथड में तो हम पहले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है उसी का हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, और डायरेक्ट ऑक्सिलरी वेरिएबल का सैंपल इकट्ठा करके, मतलब जो हम स्टडी करना चाहते हैं ऑक्सिलरी वेरिएबल्स, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया कि हम डायरेक्ट स्टडी वेरिएबल, अगर हमारे पास ये देखिए सिचुएशन जबकि चल रही है जब हमारे पास ऑक्सिलरी वेरिएबल उपलब्ध ही ना हो, तब हम क्या करेंगे? ये उस समय की कंडीशन चल रही है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम डायरेक्ट स्टडी वेरिएबल के सैंपल इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। पहले हम ऑक्सिलरी वेरिएबल का डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठा करने के बाद हम अपने स्टडी वेरिएबल का इकट्ठा करेंगे, तो इसमें डबल मेहनत जाएगी। तो पहला तो ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट अपने सैंपल जो स्टडी का सैंपल है उसको इकट्ठा कर लें डायरेक्ट, और डायरेक्ट इकट्ठा करके हम अपने जो भी निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि दूसरे ऑप्शन में हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वेरिएबल को निकालेंगे। पहले यही ऑक्सिलरी वेरिएबल को निकालेंगे, फिर ऑक्सिलरी वेरिएबल निकलेंगे, यानी कि एक्स बार निकलेगा। दैन उसके बाद हम जो है अपने सैंपल की स्टडी करेंगे। उसमें से भी हम सैंपल स्टडी लेते हैं, समझ रहे हो आप? पहले क्या करोगे? ऑक्सिलरी वेरिएबल लोगे, फिर उसमें से सैंपल स्टडी के लिए वेरिएबल छाटोगे। तो इस तरीके से आपके पास 2 ऑप्शन है। तो इस वाले में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें 2 बार मेहनत लग रही है, खर्चा होगा, मैन पावर लगेगी, सब लगेगा इसमें। तो फिर इस तरीके से बस यही था कि हमें कैसे टू फेज़ सैम्पलिंग करनी है और कैसे हमें इसमें अकेले होता क्या। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, मेरे को क्या लिखने में थोड़ा सा आलस आता है, तो आप लिख लीजिए। तो दिस प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ लार्ज सैम्पल ऑफ for collecting information on auxiliary variable x and then selecting
a subsample from it for collecting the information on the study variable y is called the double sampling और two phase sampling। अगर आप थोड़ा सा फास्ट हो गया है तो स्लो करके वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम से और क्लियर कर देता हूँ उसको, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो। मेरे को लगता है कि क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी और क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये तो हमारी, ये देखिए पॉपुलेशन है, मान लीजिए हमारी ये पॉपुलेशन n है, जो हमारी मेन पॉपुलेशन है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फर्स्ट फेज़ में, ये हमारा फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में हम ये करते हैं कि हम डेटा को उठाते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वेरिएबल के डेटा के सैंपल्स लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं हम, पॉपुलेशन में से ले रहे हैं। इसको हम n डैश ले देते हैं। ये थोड़ा सा इसका लार्ज साइज़ रखते हैं, लार्ज साइज़ मतलब जो हमारा सेकंड स्टेज होगा उससे तो लार्ज ही रखेंगे, है ना। तो इससे थोड़ा सा लार्ज रखेंगे हम इसके सैंपल्स को। देन हम इसमें से हम फिर सैंपल उठाएंगे जो कि n होंगे, ये होंगे स्मॉल, जो कि इसको हम कहते हैं सब सैंपल, क्योंकि 2 बार सैंपल ले रहे हैं। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स है m0, और ये मान रहे हैं हम कोई ऐसा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, x0 x1 जो भी आपकी मर्जी हो। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन काम होता है हर चीज़ का एक्सपेक्टेशन निकालना, उसका वेरिएंस निकालना, और जहाँ एक्सपेक्टेशन और जहाँ पे वेरिएंस ना निकले वहाँ मीन स्क्वायर एरर निकालना। तो यहाँ हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट मीन निकालना। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने के लिए मान लीजिए हमारा जो मेन है इधर का सिंबल किसका, टू फेज सैंपल का, वो टाउ जैसा। आपको टाउ आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो फिजिक्स में आप टाउ देख लेना, यहाँ पे एक टाउ जैसा एक साइन है, और इसको E1 E2 एंड टाउ। सो E1 जो है फर्स्ट स्टेज के लिए और E2 जो है सेकंड स्टेज के लिए। और देखिए सबसे पहले हमारी सेकंड स्टेज से इसका जो भी होगा टाउ का एक्सपेक्टेशन होगा, फिर जो एक्सपेक्टेशन आएगा उसका E1 से एक्सपेक्टेशन होगा। क्लियर है आपके। अब यहाँ अगर आपको और क्लियर बता दूँ तो यहाँ ई टाउ इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ I over m0 and j is equal to m1 and p ij टाउ ij। तो ये है फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन के लिए। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व करना है, सबसे पहले i ओवर सेम टू सेम लिखना है आपको, वही का वही, और पी आई और पी जे ओवर आई। ये यहाँ पे ऐसा डंडा खींचा है जे और आई के बीच में, और ये टाउ आई जे है। ये हुआ क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने आई में से जो है जे निकाला है, आई मतलब यानी कि m0 में से, जो हमारा बड़ा लार्ज सैंपल था उसमें से हमने जे निकाला है। तो और इसके बाद अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो आई के लिए जो कि फर्स्ट स्टेज है हमारी, उसके लिए हमारा पी आई हो जाएगा, और सेकंड स्टेज होगी हमारी जो कि पी जे आई टाउ आई जे। बस यहीं तक अपना ये हो गया फर्स्ट स्टेज और ये हो गया सेकंड स्टेज। अब इस फॉर्मूले में आप रखें एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टाउ निकाल सकते हैं। अब बात किसकी बारी आएगी, अब किसकी बारी आएगी भाई, वेरिएंस की बारी आएगी। वेरिएंस ऑफ किसका निकालेंगे, टाउ, हमारे टाउ जी टाउ, और वेरिएंस ऑफ टाउ इज इक्वल टू ई टाउ माइनस ई टाउ होल स्क्वायर। देन सॉल्व कर लो भाई इसको, उसमें क्या है, टाउ माइनस ई टाउ ई टू टाउ और प्लस ई टू टाउ माइनस ई टाउ होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया है, वैसा का वैसा ही था, बस इसमें हमने 2 टर्म बीच में लगा दिए, एक प्लस का ई टू टाउ लगाया, एक माइनस का ई टू टाउ लगा। कट कर दोगे वहीं के वहीं आ जाएगा, कैंसिल कर आउट कर देंगे वहीं का वहीं आ जाएगा, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अपन ने किया नहीं है इसमें। अब क्या करना है, इसका अलग अलग कर लेना है बस इसको। इतनी मेहनत करी हमने अलग से ए टू टाउ जोड़ने की, तो क्या करेंगे अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, जो आपको बचपन में आपने सीखा होगा नर्सरी में, और ए टू टाउ
माइनस ई टाउ का होल स्क्वायर, और जब इसका 2a भी निकालेंगे जो कि हम इसको 0 लिख देते हैं, 0 ही आने वाला है, E1 E2 टाउ माइनस E2 टाउ होल स्क्वायर प्लस E1 E2 टाउ माइनस E टाउ होल स्क्वायर। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पर आपने समझ में आया होगा आपको कुछ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चल रहा है। और यहाँ पे e क्योंकि दो स्टेजेस से मिलके बना है, E1 और E2 से, इसलिए हमने इसको खोल के E1 और E2 लिखा। देन यहाँ पे वही का वही लिखा है, और चूँकि ये e जो है कॉमन था पूरा बाहर, तो इस वजह से यहाँ पे भी ये आ गया। अब बात करते हैं आगे की, और E1 क्योंकि E2 सेम है, इस वजह से ये जो हो जाएगा V2 टाउ, ओके। देन ऐसे ही सेम E2 अंदर है, और यहाँ पे E1 E2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, E2 टाउ माइनस E1 E2 टाउ का होल स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अंदर E1, यहाँ E1 था, E1 का E1 लिखा है, अंदर E2 ई टाउ को लिख लिया, ई टाउ ही लेंगे, और E1 E1 E2 यहाँ पे रख दिया है। अब लास्ट आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है E1 V2 टाउ प्लस E1 E2 टाउ माइनस E1 E2 टाउ का होल स्क्वायर। थोड़ी सी बोरियत चीज़ है, E1 E2 बस यही चलता रहता है, लेकिन आप 2-3 बार इसको करेंगे बार बार तो आपको समझ में भी आएगा करने में, और आपको सरल भी लगेगा। और 2-3 बार करके चौथी बार खुद करेंगे तो आसानी से आप बोलेंगे अरे ये तो वैसे ही डर रहे थे हम इससे। E2 टाउ, यहाँ तक बस ये हमारा वेरिएंस निकल चुका है फॉर 2 फेस। बस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू सो मच। और अधिक आप जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में तो कमेंट करें, कमेंट करना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है आपको क्या आवश्यकता है। कमेंट ना करेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि आपको किसकी आवश्यकता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।